सुहाना रोमांटिक नावल पेश खिदमत है। अगर नावल पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आइए आइए जी आप, हम आप ही से मुखातिब हैं। अरे इधर किधर देख रहे हैं, हैरान मत तुम, सीधे चलिए। आइए मिलवाते हैं आपको शाह हाउस के मकीनों से। इस खूबसूरत से घर के दालान में कुर्सी पर अखबार का मुताला करते जो साहब बराजमान हैं उस घर के सरबराह आदिल शाह हैं। उनके कब में झांकिए तो घास पर लेटा आंखों को छोटा किए आसमान को तकता उनका छोटा लाडला सपूत है, जो उम्र में 15 साल का होने के बावजूद अपने बाबा का छोटू शाह बेबी है। आप थोड़ा दाएं तरफ जाने वाले रास्ते पर मुड़े, ये आप ही से मुखातिब हैं हम। अजी आगे बढ़कर सामने वाले कमरों में झांकिए, लेकिन ये क्या, कमरे तो खाली हैं, तो बाकी मकीन कहाँ गए? ठहरिए, ज़्यादा सोचिए मत। आपने बाएं तरफ बावर्ची खाने में झांकी, ये पानी की बोतल पटक कर मुंह में कुछ बुड़बुड़ाने वाले साहब आदिल शाह के बड़े सपूत शाहवीर साहब हैं, जिनका गुस्सा अक्सर उनकी नाक पर सवार रहकर बेचारे नाक को हल्कान करता है। बदमिजाज भी इंतहा के हैं, उनके ऐसा होने की भी कुछ वजूहत हैं। सवार रखिए, बताएंगे, सब बताएंगे। ये दो बेटे ही आदिल शाह की कुल कायनात हैं। सोचा मुहतरमा इस दियारे फ़ानी से कूच कर चुकी हैं, अब इसी खामोशी से बाहर चलिए, क्योंकि यहाँ अब जंग अजीम का आगाज़ हुआ चाहता है। अब हम चलते हैं, हमें गया वक्त समझकर भूलिएगा मत, फिर मिलेंगे। बाबा शामिर के चीखने पर आदिल शाह ने रुख मोड़कर घास पर लेटे अपने लाडले सपूत को देकर मुस्कुराहट दबाई, जिसके चेहरे पर गंदी शर्ट उड़ती हुई आकर गिरी उसके मासूम चेहरे को बोसा दे रही थी। अखबार मेज़ पर रखते उन्होंने तंबीही नज़रों से लान के दाने खड़े शाहवीर को देखा, जो चेहरे पर बेजारी के तासुरात सजाए खड़ा था। वीर, उन्होंने मजीद घोरी से नवाजा तो वीर ने गुस्से से शाह मीर को देखा, जो घास पर मुंह फुलाए बैठा था। बाबा मीर ने नाराज़ नज़रों से अपने वजीह भाई को देखा, जो बेजार नज़रों से उसे ही देख रहा था। मीरू, कब से तुम्हें बुला रहा हूँ, कान बंद हैं क्या तुम्हारे? क्या भाई, एतवार के दिन भी सुकून से नहीं बैठ सकता अब इंसान? अजीब मुसीबत है, ज़्यादा बाक बाक करने की ज़रूरत नहीं है। जब पता है सब काम खुद ही करने हैं तो ज़्यादा मुंह बनाने की ज़रूरत क्या है? आदिल शाह ने गहरी सांस लेकर अपने खूबरू बेटे को देखा, जो बुनियान ट्राउज़र में मलबूस हाथ में गिले कपड़े उठाए हुए था, जो घलबन अभी धो के आया था। उसका कसरती जिस्म उसके दराज काद पर बहुत भला लगता था। वीर ने बेध्यानी में साबन लगे हाथ से माथे पर बिखरे बाल समेटे। साबन की झाग ने उसके बालों को अजीब मुज़ैका खेज बना दिया। एहसास होने पर उसने झंझलाकर अपने हाथ को देखा। आदिल शाह ने मुस्कुराहट दबाई। मीरू को मुंह चिढ़ाता देखकर वो पाँव पटकता हुआ घर के पिछले हिस्से की तरफ चला गया। चलो मीरू बेटे, हम भी कुछ खिदमत अंजाम दें। आदिल शाह ने पैंट को टखनों से ऊपर मोड़ते हुए कहा। मीरू भी मुंह बनाता उनके पीछे चल दिया। मीर, तुम धुले कपड़े को ड्रायर में डालकर सिखाते जाओ। वीर ने मुड़कर आदिल शाह को देखा, जो मीर को हिदायत देते धुले कपड़े उतार कर तार पर डालने लगे थे। हल्की मुस्कुराहट चेहरे पर सजाते वो दोबारा मशीन से कपड़े निकालकर धोने लगा। वीर की मुस्कुराहट देखकर मीर को शरारा सूझी। बाबा वैसे? वीर ने आंखें सिकुड़कर उसे देखा, जो पटाखे फोड़ने से बाज न आता था। बाबा सुने तो? हाँ बोलो, उन्होंने मसरूफ से अंदाज में कहा। बाबा वीर भाई शादी के बाद भी ऐसे ही कपड़े धोया करेंगे? भाभी कहेंगी। सुनिए जी, ज़रा ये बच्चों के कुछ तो धो दें। वो दोहरा होकर हंसने लगा, ऐसे जैसे ये सोचकर ही उसे मज़ा आया था। आदिल शाह ने हाथ में पकड़ा तौलिया उसके मुंह पर दे मारा। थप की आवाज़ के साथ तौलिया उसके मुंह पर लगा। वो जो दोहरा होकर हंस रहा था, तवाज़ुन बिगड़ने पर धड़ाम से नीचे गिरा। आपके? वीर का कहका गूंजा था। आदिल शाह ने शरारत से वीर को देखा, जिसका चेहरा मिसने से सुर्ख पड़ चुका था। स्याह दाढ़ी से ज़हर होता नन्हा सा डिम्पल आपने ज़रा से झलक दिखलाकर शर्माते हुए छुप गया। मीर से अपनी बेइज्जती बर्दाश्त ना हुई। उसने ड्रायर से पैंट खींचकर निकाल ली और वीर की तरफ फेंकी, जो उसके मुंह पर जाकर लगी। आपके? आदिल शाह के मुंह से हंसी का फुवारा उबला। वीर ने खड़े होते साबन से लथड़े कपड़े मीर को खींच मारे। गलती से आदिल साहब बीच में आ गए और ये गए सारे कपड़े उनके मुंह पर। मीर का छत फड़ कहका गूंजा। अब कि आदिल शाह भी मैदान में उतर आए।
वीर ने अपना बचाव करते भागना चाहा, लेकिन मीर ने उसे पाँव से पकड़ लिया। जैसे वीर उसके ऊपर धड़ाम से गिरा, मीर उसे पीछे हटाता खिसकने लगा, लेकिन आदिल साहब ने साबन की झाग दोनों के मुंह पर माल दी। अब हुआ बाकायदा जंग का आगाज। ये तो हर एतवार की सुबह का मंजर था। बात बात पर नोक झोंक करते, जिंदगी को अपने अंदाज से जीते। उस घर के मकीन एक दूसरे को काफ़ी थे। नो खुशी से चहकता वो घर का बैरूनी दरवाज़ा खोले आंधी तूफान की तरह अंदर दाखिल हुआ। अम्मा बेगम ने दहल कर जहान को देखा, जिसका चेहरा खुशी से जगमगा रहा था। तमीज़ नाम की कोई चीज़ है तो मेहमान ऐसे घर में दाखिल। उनका जुमला मुंह में ही रह गया। जहान ने आगे बढ़कर उन्हें गले से लगा लिया। नानो मुझे जाब मिल गई। ये सुनकर अम्मा बेगम बहुत खुश हुई। अल्लाह का शुक्र है। उन्होंने उसका माथा चूमा। अल्लाह पाक तुम्हें कामयाब करें। जहान की मुस्कुराहट गहरी हुई। क्या तुमने बाहर में खिलते फूलों को देखा है? नज़र लग जाने के खौफ से अम्मा ने उसके चेहरे से फ़ौरन नज़र हटाई। ऐसी दिलकश मुस्कुराहट भी किसी की हो सकती है। उनके दिल ने बेख्तियार नफ़ी की। मेरा प्यारा बेटा, चलो शाबाश नहा लो, मैं अपने बेटे के लिए ताबता खाना लगाती हूँ। जहान फरमान बदरे से सारे लता अपने कमरे की तरफ चल दिए। शावर लेने के बाद वो बगैर शर्ट के बाथरूम से बाहर निकला। आईने के सामने आते वो नरमी से अपने स्याह घने बालों को तौली से सुखाने लगा। उसकी सोचों का महवर वही थी जो बहुत चुपके से उसके दिल में आ समाई थी। मेरे बारे में जानकर उसका रद्द-ए-अमल क्या होगा? ये सोच आते ही मुस्कुराहट उसके उनाबिल लम्हों पर आने के लिए बेताब हुई, जिसे उसने होंठों के किनारे दबा लिया। वो जब मुस्कुराता था तो उसकी आंखें भी मुस्कुराती थीं, जो उसके चेहरे पर ऐसी चमक पैदा करती थीं कि देखने वाला मशहूर हो जाता। शर्ट पहनकर बिखरे बाल संवारते उसने बावर्ची खाने का रुख किया, जहाँ रखी छोटी मेज़ पर एम्मा गर्म खाना रख रही थी। मुस्कुराते हुए कुर्सी पर बैठा और छोटे छोटे नवाले लेता खाना खाने लगा। एम्मा उसके सामने बैठ नहीं उसके चेहरे को देखने लगी। कितनी मासूमियत थी उसके चेहरे पर। नज़र में बेख्तियार उसकी नज़र उतारी। क्या हुआ नानो, आज आपको ज़्यादा प्यार नहीं आ रहा मुझ पर? शरीर मुस्कुराहट के साथ उसने पूछा तो एम्मा ने मुस्कुराहट दबाई। वो अपनी उम्र से बहुत कम दिखाई देती थी और उम्र के इस हिस्से में भी खूबसूरत थी। हाँ तो तुम्हें मसला कोई? जहां ने नफ़ी में सर हिलाया। अना को बताया तुमने जाब कहा? अना के नाम पर उसकी आंखों की चमक बढ़ी, जिसे एम्मा खूब समझती थी। थोड़ी देर तक वहीं जाऊंगा, तया से भी मिल लेना। गिला कर रहे थे कि पिछली दफ़ा बगैर मिले ही चले गए। जी मिल लूँगा। एक ख्वाब ने आंखें खोली हैं। क्या मोड़ आया है कहानी में। वो भीग रही थी बारिश में और आग लगी है पानी में। हम फिर से हाजिर हैं। कहीं आप हमें भूल तो नहीं गए? चले आपको लेकर चलते हैं एक नए किरदार की तरफ। घर के दरवाजे को क्या होंकों की तरह ताक रहे हैं? अजी अंदर चलिए। बारिश में साकत बैठी ये दोशीज़ा कौन है? उनका जायज़ा लीजिए, हम अभी आते हैं। ऐसी तूफ़ानी बारिश में ऐसी गहरी खामोशी के साथ वो बरामदे की सीढ़ी पर बैठी थी। गहरे भूरे कमर तक आते सिल्की बाल बारिश के पानी से गीले होने की वजह से लेटों की सूरत चेहरे के अतराफ में चिपके थे। पानी की एक बूंद उसके माथे से होते उसकी सीखी तीखी नाक में पहली नोज पिन पर ठहरी और नीचे गिर गई। उसके भूरे गुलाबी होंठ मासूम सी मुस्कुराहट में ढले हुए थे। उसकी भूरी आंखों में एक खास तसुर था जो कभी सर्द हो जाता और कभी आंखों को खूबसूरती बख्शता। अक्सर इन आंखों में कोई तसुर ही ना होता। वो बहुत खूबसूरत नहीं थी, लेकिन उसकी शख्सियत में अजीब जाज़बियत थी जो मुखालिफ सनफ को अपनी ओर खींच लेती। हम फिर से हाजिर हैं। उनको जानिए, ये अना वकार हैं जिनको अपनी अना और वकार बहुत ही अजीज़ है। लेकिन इस वक्त ये इतनी गुमसुम क्यों है? दूर खलाओं में घूरती उनकी आंखों में तो झांकी है। ये एक नवी जमात के कमरे का मंजर था। अपनी जमात की दो काबिल तरीन लड़कियाँ कुर्सी पर विराजमान अपनी उस्तानी के सामने रोज़मर्रा का सबक सुनाने की कार से खड़ी थी। ये यकलख्त उनमें से एक की हंसी छूटी। मैडम को देखकर उसने हंसी जब्त करने की कोशिश की, लेकिन हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उसके साथ खड़ी ऐजा भी आपकी बार हंसने लगी। अब सूरत कुछ यूँ थी कि वो दोनों पेट पकड़े हंसती जा रही थी। मैडम ने पहले कड़ी नज़र से उन्हें देखा और फिर वो खुद भी मुस्कुराने लगी। चलो दफ़ा हो जाओ, अपनी जगह पर बदतमीज़ हो। अगर उनकी जगह कोई और होता तो यकीनन डांट का शिकार होता, लेकिन वो तो अपनी मैडम की लाडली थी। अपने डेस्क तक वापस आने तक वो हंसती रही और बाकी तालिब इल्म उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे थे।
منظر ہوا میں تحلیل ہوا۔ انا نے آہستگی سے آنکھیں جھپکیں۔ وہ دن زندگی کے بہترین دن تھے۔ ایزا اور ابیہ کی سنگت میں گزرے۔ سکول کے دن اسے بہت یاد آتے تھے۔ ایزا نے یونیورسٹی میں داخلہ لیا، جبکہ وہ ابھی ایک ساتھ کالج سے BA کر رہی تھی۔ ابیہ اس کے ساتھ ہی ہوتی تھی، لیکن ایزا کو وہ اکثر بہت یاد کرتی تھی۔ ان تینوں کی دوستی بہت پرانی تھی۔ ایسے پیارے دوست بھی کسی کے ہوا کرتے ہیں۔ اس معاملے میں بلا شبہ وہ بہت خوش قسمت تھی۔ بارش اب رک چکی تھی۔ وہ اندر جانے کی نیت سے کھڑی ہوئی۔ اس کے کپڑے اس کے وجود سے چپکے ہوئے تھے۔ اس نے ہاتھ کی مدد سے قمیض کو کمر سے الگ کیا، جو اس کی کمر سے چپکی اس کی نہایت پتلی کمر کو اور بھی واضح کر رہی تھی۔ اپنی قمیض سیدھی کرتی وہ جیسے ہی پلٹی تو اس کی نگاہ جہان پر پڑی، جو سینے پر ہاتھ باندھے اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ انا نے فوراً دوپٹہ پھیلا کر اپنے آپ کو ڈھانپا۔ ہاں بھائی آپ؟ وعلیکم السلام۔ جہاں نے سنجیدگی سے کہا تو انا کے چہرے پر شرمندہ سی مسکراہٹ ابھری۔ میں تمہیں کچھ بتانے آیا تھا۔ انا جو اس کی نظروں سے پزل ہو رہی تھی، سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ مجھے جاب مل گئی ہے۔ سچ؟ ہاں بھائی، انا نے چہک کر کہا۔ ہم بالکل سچ۔ ہاں بھائی، میں بہت خوش ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ہے۔ اس کے بھائی کی تکرار پر اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ انا تم مجھے بھائی نہ کہا کرو، اس نے سنجیدگی سے کہا تو انا نے حیران نظروں سے اسے دیکھا۔ ہاں بھائی، آپ میرے بھائی ہیں تو بھائی ہی کہوں گی نا۔ عجیب باتیں کرتے ہیں آپ بھی۔ اس کا موڈ سخت آف ہو چکا تھا۔ وہ اس کی طرف دیکھے بغیر اندر کی طرف بڑھ گئی، جہاں گہری سانس لیتی تیز قدموں سے بیرونی دروازہ عبور کر گیا۔